हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम 8th क्लास की राजनीति का चैप्टर देखेंगे। चैप्टर 3 है संसद तथा कानून का निर्माण। इससे पहले के चैप्टर यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। वही लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। बजट पर चर्चा, प्रश्न पूछने का अधिकार सभी को प्राप्त होना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी तो दे दी, परंतु यह बस केवल नाम की थी। इसमें सभी नागरिकों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया और ना ही निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने का। उसके पश्चात जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विषय में आप जानते होंगे, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का पूर्ण अधिकार है। इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। आगे है लोक और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है। सहमति से अर्थ लोगों की हिस्सेदारी से होता है। वहीं लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। आगे है जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि के इस समूह को संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित कर उसका मार्गदर्शन करती है। 2004 के आम चुनावों में पहली बार व्यापक रूप से पूरे देश में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया। ईवीएम के इस्तेमाल से 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई। मतपत्रों की छपाई के लिए पेड़ों को काट के 8,000 टन कागज बनाना पड़ता था। तब मतदान प्रक्रिया संपन्न होती थी, परंतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आ जाने से पेड़ों की रक्षा हुई थी। संसद की भूमिका के विषय में जानेंगे। लोकतंत्र का सिद्धांत भागीदारी पर काम करता है। जब लोगों की सहमति होगी वे अपने प्रतिनिधि को संसद में भेजेंगे, इसका अर्थ है। तो सरकार के चुनाव में संसद की भूमिका। सरकार में राष्ट्रपति होता है, लोकसभा तथा राज्यसभा होती है। तो लोकसभा का कार्य कार्यपालिका का चुनाव करना होता है। लोकसभा में पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। उसमें 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है जहाँ से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। वहीं 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय से। ऐसे लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। वहीं कार्यपालिका का कार्य होता है नीतियों को लागू करना। आगे है भारत का प्रधानमंत्री। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास 272 सदस्य होने चाहिए। बहुमत नहीं मिलती तो 2 या अधिक पार्टी मिलकर गठबंधन सरकार बनाती हैं। संसद का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुनी गई जनता के प्रतिनिधि द्वारा होता है, अर्थात लोकसभा सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा, जिसे अपर हाउस या उच्च सदन भी कहा जाता है, तो राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में रखा जाता है। वहीं विधेयक को कानूनी रूप से लागू करने के लिए राज्यसभा की मंजूरी जरूरी होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए कानून की समीक्षा और संशोधन राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं।
वहीं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य जो होते हैं वे कला, साहित्य, खेल, विज्ञान आदि क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा इन मनोनीत सदस्यों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना होता है और ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये मतदान कर सकते हैं। फिर राज्यसभा में अधिकाधिक सदस्य 250 होते हैं। राज्यसभा को स्थायी निकाय भी कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है तथा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आगे है राज्य को नियंत्रित करने में संसद की भूमिका। संसद के सत्र में सबसे पहले प्रश्नकाल आता है। यह भारत का ही है, इसे किसी देश से नहीं लिया गया है। तो प्रश्नकाल में सांसद सरकार के कार्यों की जानकारी हासिल करते हैं। वहीं विपक्षी दल सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं। वित्त संसद वित्त के माध्यम से सरकार को नियंत्रित करेगी। संसद में भागीदारी की बात करें तो विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संसद में भागीदारी होती है। महिलाओं की सीटें 11% हैं आरक्षित। वहीं SC, ST, OBC, निम्न वर्ग, आदिवासी सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। वहीं आगे है दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया था। 26 अक्टूबर 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था। पीड़ित पक्ष, जिन्हें सर्वाइवर कहा जाता था, जिनका अर्थ है जो बचा रहे। आगे है केंद्र सरकार राज्य में प्रशासन की सुविधा के ख्याल से विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में बटा हुआ है। सरकार के सभी मंत्रालयों व विभागों को केंद्रीय सचिवालय कहा जाता है। यह सरकारी नीतियों के निर्माण में मंत्रियों की सहायता करता है तथा इसका कार्य वित्तीय उपलब्धता, मानव शक्ति उपलब्धता आदि का व्यापक व विस्तृत परीक्षण करना है। केंद्रीय सचिवालय का प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं। इनकी सहायता राज्य मंत्री व उप मंत्री होते हैं इनकी सहायता के लिए। वहीं केंद्रीय सचिवालय की 2 इमारतें हैं। पहला है साउथ ब्लॉक में, दूसरा नॉर्थ ब्लॉक में। जो साउथ ब्लॉक में है उसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय है। वहीं नॉर्थ ब्लॉक है वहाँ वित्त मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय है। इन दोनों का निर्माण 1990 में हुआ है। 1930 में हुआ है। 1870 में राजद्रोह एक्ट पेश किया गया था। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार और देखते हैं। यदि आप लोगों को नोट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।